आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और बिना किसी नागे के हम आपको युद्ध के अपडेट्स देते हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ हुआ है 24 घंटे में। ज़रूरी नहीं कि बम फटे, ड्रोन हमले हों। वो ड्रोन हमले भी हुए हैं, सऊदी अरब में हुए हैं। यमन के हमले, यमन में जो हूती हैं उनके हमले सऊदी पर जारी हैं। उन्होंने फिर से एक सऊदी वेसल पर हमला किया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। उससे पहले नेतन्याहू के साथ से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी हुई है। और ट्रंप नेतन्याहू के बीच बातचीत लगभग 90 मिनट तक चली है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। ईरान युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये बैठक ख़त्म हुई, उसके बाद नेतन्याहू निकल गए। जो वाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतन्याहू के साथ जो बैठक हुई है बहुत पॉजिटिव रही है, प्रोडक्टिव रही है। और उन्होंने सीधे तौर पर नहीं बताया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन बातों पर चर्चा हुई। और उससे पहले ट्रंप की मुलाकात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से हुई। और उस मीटिंग में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर लाइसेंसिंग और मतलब बेसिकली वो डिफेंस डील के बारे में चर्चा हुई। देखिए, अमेरिका तो आर्म्स बनाता है, बेचता है, युद्ध उसको सूट करता है भी, भले ही उसकी हालत ख़राब हुई है, उसके टॉमहॉक मिसाइल्स का भंडार कम होता जा रहा है, उसका पैसा लगता जा रहा है, उसके 600 से ज़्यादा उसके सैनिक घायल हैं। लेकिन देखिए, अंततः गत्वा हालत तो ख़राब अमेरिका की भी है ही है, तो पैसे भी कमानी है। तो ज़ेलेंस्की से उस डील पर बात हुई है। और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी हुआ, फ़ोटो भी खींची गई, जेडी वांस भी थे, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ट्रंप साहब कहाँ मानने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप साहब ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ईरान अभी तक उनके साथ बातचीत की टेबल पर नहीं आया है। ट्रंप साहब ने एक बयान दिया है। ट्रंप साहब ने कहा है कि only ships that we want to get through. Iran doesn't control the strait, we control the strait now. यानी जो जहाज़ हम चाहते हैं वो पास होते हैं, ईरान का कंट्रोल अब हॉर्मुज़ में नहीं है। They can drop a couple of mines in there and screw things up, but we control the strait. मतलब हाँ, उनकी माइंस हैं, वो 2-4 जहाज़ उड़ा सकते हैं, पर हम कंट्रोल करते हैं। मतलब वो नहीं था कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था और फिर उदय भाई, वो वेलकम डायलॉग सुना होगा, हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था उदय भाई, एक दिन गुस्सा आ गया, फिर मेरे पैर टांग तोड़ दिया, फिर बहुत अच्छे आदमी खुद ही जाके इलाज कराई, मेरी नकली टांग लगाई। वही ट्रम्प साहब की कहानी है कि हाँ, वो 2-3-4 माइंस में उनके जहाज़ उड़ा देते हैं, पर वो हम कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल गलत, कोई सत्यता नहीं। और ट्रम्प साहब ने वापस से इंटरव्यू जो फॉक्स न्यूज़ को दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ईरान के सारे पुलों को एक झटके में उड़ा सकता हूँ। I could take out most of their dangerous bridges in less than an hour. I could knock out all of their power plants within one day. They know I am going to do that if they don't make a deal. The bridges are gonna be gone. मतलब मैं 1 घंटे के अंदर ईरान के सारे पुल उड़ा सकता हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर सारे पावर प्लांट उड़ा सकता हूँ। तो ईरान को अगर मुझसे बचना है तो मुझसे आकर के बात करें। ईरान का आपको जवाब पता है। ईरान की तरफ से कल ही कह दिया गया था, हमने आपको जो विदेश के प्रवक्ता हैं इस्माइल बागई, उनका बयान बताया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, खींचा हुआ है, बोला था कि 3 दिन में युद्ध ख़त्म हो जाएगा, और 3 दिन के 5 महीने हो गए हैं, अभी तक अमेरिका जीत नहीं पाया है। रीबिल्डिंग बहुत तेज़ी के साथ ईरान कर रहा है। अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो तबाह हुए हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान अपनी तैयारी वापस करने लग गया है। और ईरान ने कहा है कि भाई आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, लेकिन हॉर्मुज़ पर नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। और अब तो और शाइस्ता ने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरीके से अब ये संकेत आ रहे हैं कि मुस्तफ़ा खामनेई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पक्ष में हैं। अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने की बात थी। अली खामनेई, जिनका खुद अमेरिका ने असैसिनेशन किया इज़राइल के साथ मिलकर, वो तो न्यूक्लियर बम बनाने के समर्थक थे ही नहीं। उन्होंने तो फतवा दे रखा था कि भाई देखो, न्यूक्लियर बम बनाओगे, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा तो जो
सिविलियन पॉपुलेशन है, बच्चे, महिलाएं, पशु पक्षी, सबकी मौत होगी। तो मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं देता हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा ख़ामनेई जो संकेत मिल रहे हैं कि वो इस पक्ष में हैं कि परमाणु बम बना लिया जाए, और परमाणु बम बना दिया गया तो फिर ईरान अनटचेबल हो जाएगा, उसको आप छू नहीं सकते। अच्छा, ये तो रही ईरान की बात। इस समय हालत पतली है भाई साहब, वो है सऊदी अरब की। हूती ने हमला किया। देखिए, हूतियों के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ तो संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन सऊदी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको याद होगा 2 दिन पहले यमन के विद्रोही हूतियों ने सऊदी की अरामको को पर जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया था। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अरामको पूरी तरीके से बंद हो गई है। 4 लाख बैरल पर डे जहान रिफाइनरी थी, वो उसको भी बंद करना पड़ा है। यानी जो ऑयल प्रोडक्शन है सऊदी अरब का, उस पर बहुत बहुत ज़्यादा डेंट आया है। अच्छा, इस बीच जो ईरान है, जाहिर सी बात है कि जो हूती हैं वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, तो उनकी करीबियत, उनकी डिपेंडेंस IRGC ईरान पर है। अच्छा, अंसार अल्लाह ने भी बोला है कि भाई देखिए, सऊदी अरब जानबूझ करके ये यमन आते हैं, इनके जो टोही विमान हैं, इनके जो स्पाई ड्रोन्स हैं वो आते हैं और हमारी जासूसी करते हैं। तो आप हमारे मुल्क में घुसोगे, आप हमारे मुल्क में घुस करके जासूसी करोगे, आप हमारे मुल्क में आकर के हमें इंटिमिडेट करोगे, और उसके बाद में आप बदले में चाहोगे हम कुछ करें नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इस बीच ईरान का एक स्टेटमेंट आया है सऊदी को लेकर के, और उन्होंने बड़ा चेतावनी भरा ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आगे उन्होंने बोला कि यमन पर पिछले 11 वर्षों से नाकेबंदी हटाना वहाँ की पीड़ित जनता का जायज़ और मानवीय अधिकार है, क्योंकि ब्लॉकेड कर रखा है सऊदी ने यमन में। हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब की सरकार अपनी और अमेरिका की महंगी और गलत नीतियों से सबक लेगी और 3.8 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले एक मुस्लिम देश की नाकेबंदी ख़त्म करेगी। दुनिया भर के मुसलमान उम्मीद करते हैं कि 2 पवित्र मस्जिद, मक्का और मदीना मस्जिद के संरक्षक होने का दावा करने वाले सऊदी अरब एक पीड़ित मुस्लिम देश पर दबाव और नाकेबंदी जारी कर रखने की बजाय अपनी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने और इजराइल के अपराधों का सामना करने के लिए करें। गज़ा में पीड़ित लोगों को बचाने की कोशिश सम्मान की बात है, ना कि यमन के पीड़ित लोगों की नाकेबंदी जारी करना। तो फिर से ईरान ने सऊदी अरब को एक्सपोज करने की कोशिश की है कि देखिए सऊदी, आप गज़ा पर कुछ नहीं बोलते, फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम होता है आप कुछ नहीं बोलते, बच्चों को मारा जाता है आप कुछ नहीं बोलते, स्नाइपर छोटे छोटे बच्चों की गोली उड़ा दे रहा है भेजा का भेजा, आप कुछ नहीं बोलते, और फिर आप कह रहे हैं कि यमन में नाकेबंदी जारी रहेगी। भाई, यमन में रहने वाले भी तो मुसलमान हैं, गज़ा में मरने वाले भी मुसलमान हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आप कस्टोडियन हैं 2 सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र मस्जिदों के? अगर आप कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट के सबसे करीबी लोग या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं उससे संबंधित हैं, तो जो प्रॉफिट का किरदार था उसका 10% भी अपने अंदर ले आओ। जो उनका किरदार था उसका 10% भी सऊदी अपने अंदर क्यों नहीं लाता है? क्या जो मर रहे हैं बच्चे फ़िलिस्तीन में, क्या वो मुसलमान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? जो लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है या इंसान नहीं? और तो और सऊदी अपनी ज़मीन देता है ईरान पर हमले के लिए। अब तक अगर ये सब दबाव ना होता तो सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड कर लेता, उसके लिए धीरे धीरे अभी माहौल भी बनाया जा रहा है। अच्छा, इस बीच जो हूती हैं उन्होंने सऊदी का एक टैंकर है NCC गज़ाल, उस पर हमला किया जिसे वो रिट्रीट कर दिया। आपको पता है, हमने बताया था कि बाब अल मंदेब में हूतियों ने अपना ब्लॉकेड कर रखा है, और ब्लॉकेड भी ऐसा नहीं, ज़बरदस्त है। 15 से ज़्यादा जहाज़ों के सऊदी को मार चुका है वो। सऊदी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अरामको
उसकी बहुत बड़ी रिफाइनरी है वहाँ पर हमला कर चुका है, एक और बड़ी रिफाइनरी है वहाँ पर हमला कर चुका है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और जिससे तेल के दाम बढ़े थे थोड़ा थोड़ा घटने लग गए, क्योंकि अभी मिसाइल, ड्रोन ये सब चलना बंद हो गए और बातचीत शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, लेकिन बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। तो बेहद दिलचस्प मोड़ पर ये पूरा युद्ध पहुंच गया है। द रेड माइक पर आप बने रहिए, हम आपको युद्ध से, जंग से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। और अगर आपको अब भी लग रहा है कि सब शांत हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ईरान आखिरी सांस तक हॉर्मूज़ को अपने पास रखेगा, वही उसका न्यूक्लियर वेपन है। 100 बात की एक बात यह है। तो द रेड माइक पर आप हमें देख रहे थे सुबह 9 बजे का शो। दिन भर द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।